ओके, सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो कि ये पिनाकोलोन प्लकोरिजमेंट वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके पास में 5 मेंबर रिंग है, तो हम पहले क्या करेंगे कि क्योंकि मैंने PCl5 डाल रखा है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि एक तो OH रहेगा और एक को आप Cl बना, है ना। PCl5 है तो एक OH को टके Cl, तो एक तरह का लिविंग ग्रुप बनेगा Cl। तो इसको बाहर निकाल के आप यहाँ केटाइन बना सकते हो, केटाइन बना सके। इसके बाद में आप देखो कि अगर ये इधर पास में जाएगा तो उसको रीअरेंजमेंट मिलेगा, तो रीअरेंजमेंट मिलेगा तो इसके लिए क्या करेगा, ये रिंग एक्सपेंशन कर लेगा। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि देखो ये रिंग एक्सपेंशन के लिए यहाँ से बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर दे, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड टूटने स्टार्ट होगा। तो इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ ये वाला जो 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। और इससे इस पायरो मैनर में ये 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, और जैसे ही यहाँ हटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो फिर ये डबल बॉन्ड ओवरऑल में, ठीक है, कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। ओके सो इसके बाद में फिर क्या होगा, आपका बी आंसर करेक्ट है ना, ये प्रोडक्ट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना कि ये ऐसे कह रहा है कि ग्लाइकोल की रिएक्शन हमने किससे कराई है, ऑक्जेलिक एसिड से कराई है। अब पहले तो मैं बता दूँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब जो चीज़ें दी हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो कंप्लीट नहीं, क्योंकि ग्लाइकोल कौन सा ये बता नहीं, इसलिए इसमें क्या है, एक से ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल है। जैसे अगर आप लेकिन ऑक्जेलिक एसिड की आप बात करोगे तो मैं रिएक्शन आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। होता क्या है कि अगर आप इथिलीन ग्लाइकोल माने, इथिलीन ग्लाइकोल अगर ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है। अब इसमें टेम्परेचर भी एक्चुअली हीट दिया है, बट टेम्परेचर मेंशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, ये भी मेंशन नहीं है इसमें। तो एक तो डाई एस्टर बनने की पॉसिबिलिटी है, तो डाई एस्टर बनेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक तो ये बनने की पॉसिबिलिटी है। आगे जब आप इसको हीट वगैरह करते हो तो ये ग्रुप निकल के एल्कीन बना लेता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है जिसका भी कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। दूसरा, अब अगर आप इथिलीन ग्लाइकोल को भी हीट करते हो तो फिर ये क्या है, ये जैसे अगर आप इसको हीट करते हो ना एसिड की प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि इथिलीन ग्लाइकोल ये H+ लेके यहाँ कार्ब, जैसे ये H+ लेगा, H+ लेके यहाँ कार्बोकेटाइन बना लेता है, और कार्बोकेटाइन बन के फिर रीअरेंज होके और एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। ये कुछ एल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास, एक मिनट, तो कार्बन का डबल बॉन्ड O, ये क्या है H, ये, ठीक है, एक तो एल्डिहाइड बनाता है। तो अब एक तो ये चीज़ पॉसिबल है, एल्डिहाइड वगैरह बन सकते हैं, है ना। और दूसरा जैसे फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह भी बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ऑक्सीडेशन से भी बनता है, तो इसलिए एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर मान लो जैसे ऑक्जेलिक एसिड वाली रिएक्शन है ना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो ये बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको ग्लिसरॉल माने तो एक पॉसिबिलिटी है। जैसे ग्लिसरॉल क्या होता है कि मान लो आपके पास में 3 OH आ गए, लेकिन उसमें भी टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए था, तब 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, बट ठीक है, जो भी मोस्ट फिट मिल पा रहा है वो बता रहा है। इसकी रिएक्शन जब आप किससे कराएंगे, ठीक है, तो डाइएस्टर बनेगा। तो जब डाइएस्टर बनता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो ना, तो होता क्या है कि ये ग्रुप निकल जाता है बाहर, ये इसको लीव कर देते हैं यहाँ से, एलिमिनेशन है,
ये इसको लीव कर देता है ना। तो जैसे ये लीव होगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाता, ठीक है, कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड आ जाता, ठीक है। अब जैसे ये बना, ठीक है, तो अब इसके लिए ऑप्शन की तरह देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन सी कह रहा है प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ एक्रेलिक एसिड। एक्चुअली दिस इज एक्रेलिक एल्कोहल, है ना, ये एक्रेलिक एल्कोहल है। तो अब होगा क्या कि एसिड का रिडक्शन कराओगे तो एक्रेलिक एल्कोहल मिल जाएगा आपको, तो जो प्रोडक्ट है वो सी से मिलना चाहिए। तो ये जो मोस्ट मतलब वैसे इसमें जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, बट फिर भी जो डेटा देख के जो भी मतलब हम एक मोस्ट फिट ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो सी है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी ठीक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, तो इसमें क्या हीट दी है आपको, ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट भी इसको कहते हैं, मतलब एक सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि पहले मैं बताता हूँ कि बेसिकली इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है, सिग्माट्रोपिक कैसे है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। कि मान लो आपके पास ये ऑक्सीजन है और यहाँ कुछ ऐसा सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें पेरिसाइक्लिक कंसर्टेड मैकेनिज्म चलती है। वो कैसे चलती है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होता है और ये जो सिग्मा ये ब्रेक हो जाता है, ये इधर होगा, और इनका जो पाई है, ये जो पाई बॉन्ड है ये फिर इनके बीच में सिग्मा बनाए। ऐसा एक कंसर्टेड मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। अब समझो, तो अब इससे क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड ओ, ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड बन चुका, ये बन गया सिंगल बॉन्ड और ये बन गया डबल बॉन्ड। ये आंसर आता है। सेम ऊपर गिवन आपको उसमें दिया हुआ है। देखो अब है क्या कि जैसे ये आपके पास एरोमेटिक रिंग है, ऑक्सीजन, ये कार्बन है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, जिसने डबल बॉन्ड बनाना है। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक मिनट, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और ये मिथाइल, है ना। अब होगा क्या कि यहाँ दो मिथाइल लगाए हुए हैं। अच्छा ये बेंजीन है तो यहाँ क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, तो सिग्माट्रोपिक जैसा बनता है ना, सिग्माट्रोपिक जैसा बनता। देखो ये कार्बन करता आपस में, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तो पहले सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ तो जगह नहीं है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा। अब पैरा पे कौन जाएगा, पैरा पे ये वाला कार्बन जाएगा, ये वाला कार्बन पैरा पे जाएगा सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के लिए। तो अगर ये वाला कार्बन पैरा पे जाएगा तो ये जो ग्रुप है यहाँ से टूट के और नीचे जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, बॉन्ड वगैरह शिफ्ट होंगे, तो ये वाला जो कार्बन है वो जाएगा पैरा पे। तो अगर ये पैरा पे जाएगा तो देखना आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, लास्ट में फिर आप H+ वगैरह दोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH, यहाँ जगह थी नहीं, इसको छेड़ा नहीं हमने, ये जुड़ेगा इधर, तो इधर से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल है और इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो वो कोने पे जगह लग जाएगा। ये आंसर, तो आंसर इज बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक फिशर दिया हुआ है और आपने OTS से रिएक्शन कराई। दिस इज OTS, है ना, OTS बोलते हैं इसको। OTS क्या करता है, OH को लिविंग ग्रुप बना देता है। तो देखो जो आपका पहला प्रोडक्ट है, जो ये वाला प्रोडक्ट है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टीरियो अभी तक तो फिक्स रखनी है, Me है, यहाँ H है, यहाँ D है और यहाँ OTS आ जाएगा, है ना। OTS के बाद में फिर यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड ले रखा है, एसिटेटाइन, सॉरी, है ना, एसिटेटाइन। अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अब ये अटैक जो होगा ये SN2 मैनर में होगा, SN2 मैनर में। अब SN2 मैनर में क्या होगा, तो OTS हट जाएगा, है ना, मतलब बैक साइड अटैक होगा, तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास में। तो लेट्स से इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं वैसे हम, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी 1 है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 3 है और इसकी प्रायोरिटी 4 है। तो अगर आप 1 2 3 चलेंगे इसमें अगर आप 1 2 3 चलेंगे, सो दिस इज आपको कैसे लग रहा है, S लग रहा है, बट लोएस्ट प्रायोरिटी है तो R है, ठीक है। तो इसका R कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब ये OA से जुड़ेगा इधर,
तो अब क्या होगा, OTS हटेगा और बैक साइड से OAC जुड़ जाएगा। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, सॉरी R है तो S हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार S कॉन्फ़िगरेशन का बना देता हूँ उसको। आओ, ये कैसा दिखेगा आपको, तो OAC ऐसे आएगा, यहाँ O है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ Me है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ये Me और ये D लग गया, D एक्चुअली ये हो गए। ओके, तो इसके बनने के बाद में फिर इन्होंने कराया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब बेस हाइड्रोलिसिस, तो OH आएगा, OH आके यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ से तोड़ लो कुल मिला के बाद। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अलग हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अलग होने के बाद में ये कह रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है ये वाला, एक तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा विच इज Me C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आएगा OH, और यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रखा है इन्होंने, यहाँ O18 ले रखा है इसको, तो इधर जुड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, यहाँ कौन क्या है, Me है, यहाँ है D है, यहाँ पे क्या है H और यहाँ क्या है OH आ जाएगा। ओके, आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो सोचो अगर ये S होगा तो इसमें जो यहाँ अटैक हुआ है ना, तो इससे तो कुछ प्रायोरिटी चेंज हुई नहीं, तो इस स्टेप में तो रिटेंशन हुआ है, इस वाले स्टेप में तो रिटेंशन हुआ है, तो ये S है तो ये S है। तो अगर आप इसको, ये इसका S कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर आप इसको रिएक्टेंट से कंपेयर करेंगे तो आपका रिएक्टेंट R था और ये क्या बन चुका, P आपका S बन चुका, तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ द इन्वर्टेड फ्रॉम X, B आपका आंसर करेक्ट है। ओके, और नेक्स्ट ये ऑर्गेनिक वाला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल का है। फिजिकल वाला क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए गैस ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हैज़ सम एटम्स इन द लोवेस्ट यानी ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, एनर्जी लेवल है, एंड सम एटम्स इन ए पर्टिकुलर अपर, ठीक है, एनर्जी लेवल्स B है, जो हमको पता नहीं कौन सा है, बट कोई तो एक अपर लेवल है B। ठीक है, सो देर आर नो एटम्स इन एनी अदर एनर्जी लेवल, जिसने बोला है, इसने कहा, इसने ये बोला है कि दी एटम्स ऑफ द गैस, ठीक है, मेक ट्रांजिशन, ठीक है, टू ए हायर एनर्जी लेवल टू एब्जॉर्बिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट और फोटोन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सब्सिक्वेंटली एटम्स emit radiation of only 6 different photons, ठीक है, energies। फिर ये कह रहा है कि some of the photons have energy कितना, 2.7, कुछ की कम है और कुछ की ज़्यादा है, ये इसने बोला है। तो इसने एक तो बोला है कि भाई इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ क्या होगा, पहली बात तो ये है। दूसरा इसने बोला है फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैस एटम्स, ठीक है, कर लेंगे, एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज ऑफ द इमिटेड फोटॉन्स। अब बात यह है कि कुल मिला के क्वेश्चन आसान है, इसमें बस ट्रिक यही है कि आप ये पहचान लो कि आपको आपकी जो स्टेट्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आपकी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ये कौन सी है, ए कौन सा है, बी कौन सी है, ये सब आपको निकालना है। ओके, तो अब आप क्या करो कि सबसे पहले आपने एनर्जी लेवल बना लिया ए। ओके, ये ए है आपका ग्राउंड स्टेट। अब इसने एक देखो, एक क्या बोला है कि जब ये अपनी हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जो आपको पता नहीं कौन सा है, बट उसने कहा है कि जो एटम्स जब एमिट हुए, मतलब हमने ऊपर ट्रांजिशन कराया, तो ऊपर ट्रांजिशन कराया तो वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट एनर्जीज हैं या वेवलेंथ है वो हमारे पास 6 है। तो आप ये एन फाइनल निकाल सकते हो। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद होगा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 है ना, बाई 2। इससे आपके पास ये टोटली 6 दिया है आपको, और N1 आपका 1 है तो N2 निकाल लो। ठीक है, तो निकाल लेंगे, तो यहाँ से जब N2 निकालोगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 का मतलब क्या है कि जो आपकी हाईएस्ट एनर्जी लेवल है 4 होगी। तो अब इनके बीच में ये 4 है आपका ना, n फाइनल इक्वल्स टू 4 आ गया। अब बीच में क्या पॉसिबल है, बीच में ये n इक्वल्स टू 1 है, ग्राउंड स्टेट था। अब बीच में क्या पॉसिबल है, एक तो n इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है और एक n इक्वल्स टू 3 पॉसिबल, ये चीज़ें पॉसिबल है। अब इनकी एनर्जीज लिख लो, तो आपको याद है इसकी एनर्जी है -13.6 Z², क्योंकि आपको Z पता नहीं है, दिस इज Z²। इसकी कितनी होती है, -3.4 Z², -1.51 Z²,
और ये माइनस 0 पॉइंट कुछ तो कितना होता है 52 के आसपास होता है, ठीक है, 0.52 Z स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ओके, अब आप समझो कि देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसने बोला है कि जो हमने ट्रांजिशन कराए, जो हम इसको ऊपर लेके गए, तो हमने ट्रांजिशंस कराए ना, तो उस ट्रांजिशन में आपके पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में बोला गया है जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है दैट इज कितना 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मतलब आप सोचो कि ये तो आपका ए है, जो n इक्वल्स 1 है, ये आपका ए है, बट बी कौन है। अब बी n इक्वल्स 2 भी हो सकता है, n इक्वल्स 3 भी हो सकता है, बट इसने कहा है कि भाई बी से जब आप ऊपर गए तो आपने 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब किया है। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से 1 से यहाँ जाओगे तो ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, ये डिफरेंस इतना है कि 2.7 तो नहीं, यानी क्या है कि बीच की किसी एक एनर्जी स्टेट है जिसका डिफरेंस इसके आसपास आ रहा है कहीं तो, और z आपको पता नहीं। अब आप देखो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसमें अब आपको एनर्जी गैप्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, ठीक है, कि आप एनर्जी गैप्स कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके देखो ये 0.85 के आसपास होता है, एक ये 0.85 के आसपास 0.85 के आसपास होता है, हाँ देखो स्क्वायर है ना। अब आप ध्यान से देखो कि ये एनर्जी गैप कितना है, ये वाला। सो अगर आप ये एनर्जी गैप निकालें कि भाई बी, अगर आपने बी को ये माना कि आपका सेकेंड एनर्जी स्टेट इज बी, तो फिर बी से ऊपर गया होगा एनर्जी लेके, तो जब ये ऊपर गया होगा तो फिर ये जो डिफरेंस है वो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए। लेकिन आप देखो ये कैसे भी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 3.4 माइनस 0.85 करोगे आप तो 2.5 आता है, मतलब इनका डिफरेंस जो है ना, इनका डिफरेंस 2.5 आ रहा है और z स्क्वायर हो रहा है। अब z की एटलीस्ट वैल्यू है ना 0. हाँ ठीक है, अब जो z है इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी, आप वैल्यू रखोगे है ना। अब आप सोचो कि इसकी कुछ भी वैल्यू होगी, अगर मान लो आपने 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है, अगर आपने 2 रखा तो हीलियम है तो मल्टीप्लाई होगा किसी न किसी से, ठीक है, और अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू तो हमेशा ही 2.7 से ज़्यादा जाएगी, मतलब ये अकेली वैल्यू इतनी आ रही है जो कि मैच नहीं कर रही। तो जो आपके लिए बी हो सकता है वो ये हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस कम है, देखो ये वाला डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कम। तो अगर ये वाला डिफरेंस कम है तो इसका मतलब क्या है कि आप आसानी से, क्योंकि 0.85 और 0.51 जब इसमें आप z मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक आपको ठीक वैल्यू देगा जो कि उस रेंज में लाई कर सकता है, ठीक है, जो कि आसान है, मतलब इतना कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। ये वाला गैप इंटू z स्क्वायर आराम से आ सकता है 2.7 की रेंज में, ठीक है। तो यहाँ यही पॉसिबल, तो मतलब बी आपका सेकंड नहीं हो सकता, बी आपका ये होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है ना ज़्यादा है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा ही आएगा ये, शायद मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन किया अप्रोक्स, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी गैप है 0.34 का और 0.85, ये एनर्जी गैप ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब एनर्जी गैप ज़्यादा आएगा तो आपको z निकालना है, z कैसे निकालें? तो देखो z कैसे निकालोगे, बहुत आसान, कि आपने माना कि b ये तो हो नहीं सकता था आपका, तो b क्या है आपका, अब 3 हो गया, ठीक है, b आपका 3 हो गया। अब z कैसे निकालें? आसान, कि आपको पता है कि जब मैं यहाँ से यहाँ गए थे आप, है ना, जब आप यहाँ से यहाँ गए थे तो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आपने एब्जॉर्ब किया है, तो मतलब इसका जो एनर्जी गैप है 2.7 के आसपास होना ही चाहिए, अप्रोक्स कैलकुलेशन चलेगी इसमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि देखो आप कहाँ से आएगा 0.85 z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1.51 z स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 2.7 आना चाहिए। तो इसको सोल्व करके जब आप z निकालोगे तो z आपका 2 आ जाएगा, z स्क्वायर 4 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, 4 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन है, क्योंकि z आपको पता है फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो जो z है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो z आपका 2 आ गया, तो एक तो आपको एटॉमिक नंबर मिल गया और एक आपको b पता लग गया और आपको ये पता लग गया। अब एक सवाल आसान है। अच्छा, अब आयनाइज एनर्जी,
सो आयनाइज एनर्जी कितनी होती है? इट इज़ 13.6 जेड स्क्वायर। जेड आपको पता है 2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई आप मिनिमम और जो मैक्सिमम वेवलेंथ्स हैं, एनर्जी बोलिए कि वेवलेंथ बोलिए, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज इमिटेड। ठीक है, तो इमिटेड कब होगी? जब आप यहाँ से वापस जाओगे तो दिस डिफरेंस इज मैक्सिमम एंड दिस डिस्टेंस एट दिस डिफरेंस इज मिनिमम। तो आपको एन पता लग गया, सबकी एनर्जी पता है और जेड भी पता लग गया, तो ये डिफरेंस मिनिमम आएगा और ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।